अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है बोस आइंस्टाइन गैस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आमतौर पे पेपर में आ जाता है। तो इसको देखते हैं। इसकी बहुत सारा तकरीबन मैथमेटिकल है। देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर टोटल नंबर ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी देखेंगे कितनी होगी। तो ये हमारा आज के टॉपिक में होगा। उससे पहले एक चीज नोट करनी है आपने कि जो बोस आइंस्टाइन या फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करेंगे ना, तो हम इसे ऑर्डिनरी या मॉलिक्यूलर गैस के लिए डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो वो ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर गैसेस होती हैं वो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से बड़े अच्छे तरीके से समझाई जा सकती हैं। तो वहां पे क्वांटम मैकेनिकली हम उसे डिस्कस नहीं करते। तो वहां पे वो आपके पास बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम उन्हें समझा देते हैं। जब हम बात करते हैं फर्मी ड्रैग की या बोस आइंस्टाइन की, तो हम बोस आइंस्टाइन में बोस पार्टिकल्स कंसीडर करेंगे, फर्मी ड्रैग में फर्मियान्स को डिस्कस करेंगे। ठीक होगी बात। तो अब उनकी जब हम असेंबली देखते हैं, तो शुरू करते हैं टॉपिक बोस आइंस्टाइन गैस। तो जब आपके पास बोजान्स पार्टिकल का कॉम्बिनेशन आता है, इकट्ठा होते हैं, तो हम कहेंगे बोजान पार्टिकल इंडिस्टिंग्विशेबल एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं और उनका इंटीग्रल आपके पास यानी इंटीग्रल होती है स्पिन या जीरो होगी। सबसे बुनियादी मिसाल इसकी फोटान है। यानी फोटान आपके पास होंगे तो वो उन इंटीग्रल स्पिन वाले होंगे या जीरो स्पिन वाले होंगे। तो उन सब का जो मजमुआ होगा वो अगर किसी जगह पे इकट्ठे हैं तो हम उन्हें असेंबली ऑफ बोजान के तौर पे देखेंगे और वो बोजान आइंस्टाइन गैस के तौर पे देखा जाएगा। शुरू करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक परफेक्ट बोस आइंस्टाइन गैस है जिसमें एन बोजान्स पार्टिकल हैं और ये एन के एन पार्टिकल्स को हमने डिफरेंट क्वांटम ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यानी आप कहोगे एन वन ऐसे बोजान हैं जिनकी एनर्जी E1 है, एन टू ऐसे हैं जिनकी एनर्जी E2 है, एन आई ऐसे हैं जिनकी एनर्जी EI है। बात समझ आ गई? इस तरीके से उनके क्वांटम ग्रुपिंग हुई हुई है। अब हमने माना चूंकि ये गैस परफेक्ट है तो इंटरेक्शन इसकी ना होने के बराबर होगी। यानी एक आपका जो बोजान है दूसरे बोजान के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। तो हम उनकी जो एनर्जी है वो टोटली सिर्फ कौन सी मानेंगे? ट्रांसलेशनल मानेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब आप ऐसे रिजल्ट्स को मोनोटॉमिक गैस पे सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। अब हम कहेंगे GI क्या है? डीजेनरेसी या स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ ith क्वांटम स्टेट। और बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने पूरी डेरिवेशन की है, 2-3 लेक्चर पीछे पूरे का पूरी डेरिवेशन इसकी की गई है। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगी एन आई बराबर आ जाएगा GI e⁻ अल्फा प्लस बीटा EI-1। अब GI आपको पता क्या है? डीजेनरेसी है। यानी कि एक एनर्जी लेवल के साथ कितनी क्वांटम स्टेट्स एसोसिएट करती हैं। ठीक है। तो वो हम उसे GI से रिप्रेजेंट करेंगे। अल्फा आपके पास माइनस म्यू ओवर के टी, बीटा आपके पास 1 ओवर के टी। ये अब इक्वेशन 1 की सारी चीज हमने वहां पे डिस्कस करके आए हैं। कहां पे? बोस आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर। ठीक होगी बात। अब हमने क्या करना है कि हमने वहीं पे ये चीज डिस्कस की थी कि टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स अगर हम देखें तो चूंकि हम फेज स्पेस में हैं, फेज स्पेस में जनरलाइज मोमेंटम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स चल रहे होते हैं। तो अब अगर आपके पास जब हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो एक्स वाई जी और मोमेंटम के भी इसी तरीके से 3 कंपोनेंट बनेंगे। तो अब आपने एक मखसूस मोमेंटम रेंज के अंदर आइगन स्टेट्स मालूम करनी है। तो आपके पास फेज स्पेस का वॉल्यूम h⁻³ होता है, h³ होता है। तो GP/dP आपको क्या बताएगा भाई? नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स इन सर्टन मोमेंटम रेंज के अंदर। तो ऊपर आपके पास आप देखो ये वॉल्यूम आ जाएगा, ये मोमेंटम का वॉल्यूम आप देखोगे तो 4π और चूंकि आपके पास जो आप सफियर कंसीडर करोगे उसका रेडियाई P होगा, तो आपके पास 4πp²। ये अब आपके पास एरिया आ जाएगा उस मोमेंटम सफियर का और डीपी उसकी थिकनेस आ जाएगी। तो ये वॉल्यूम बन जाएगा आपके पास, ये भी वॉल्यूम बन गया। तो यहां से आप GP/dP निकाल सकते हो। तो आप इसे थोड़ा सा तरतीब देके लिख सकते हैं कि 4πp²V/h⁻³ अब हम यहाँ पे स्पिन को निगलेक्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आपके पास स्पिन डीजेनरेसी फैक्टर है ही नहीं, तो हम उसे 0 कंसीडर कर लेंगे। तो GS1 के बराबर आ जाएगा। स्पिन 0 है तो GS1 आ जाएगा आपके पास। तो जनाब यानी हर क्वांटम स्टेट हर एनर्जी लेवल के साथ एक ही क्वांटम स्टेट एसोसिएट करेगी, तो हमें ज्यादा उसमें परेशानी नहीं। तो GP/dP बराबर बिल आखिर किसके लिखा जा सकता है? 4πVh⁻³ के। ठीक हो गया। अब आपने ये मोस्ट प्रोबेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन देखी है P और DP के बीच में, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आप देखोगे पार्टिकल्स, तो NP/dP
वो जीपीडीपी जो आइगन स्टेट थी डिवाइडेड बाय आपने यानी उसके साथ वो जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन थी जो डीजेनरेसी या स्टैटिस्टिकल वेट वेक्टर था उसकी वैल्यू एक तरह से लगा दी। थोड़ा सा तरतीब देंगे 4 पाई वी एच की पावर 3 हो जाएगा पी स्क्वायर डी पी ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1 आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब आपके पास जनाबे वाला क्या है कि ये इन टर्म ऑफ मोमेंटम है, मुझे इन टर्म ऑफ एनर्जी चाहिए। हम जानते हैं एनर्जी को मोमेंटम के साथ लिंक किया जा सकता है, तो यहाँ से पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 me, जहाँ पे मुझे पी स्क्वायर भी चाहिए तो इसको दोनों तरफ से डिफरेंशियल करोगे तो 2p dp 2m de आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, dp बराबर आ जाएगा एम डी ई ओवर पी की वैल्यू हम देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि 2 me के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये m नीचे भी है ऊपर भी है तो बिल आखिरी से लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट m ओवर 2e de या m ओवर 2e 1/2 de। तो ये दोनों वैल्यूज उठा के ऊपर लगाई जा सकती हैं। वो वैल्यूज मैंने दोनों हाईलाइट कर दी कि मैंने इस जगह पे पी स्क्वायर की वैल्यू भी लगाई है, मैंने इस जगह डीपी की वैल्यू भी लगाई है। अगले स्टेप में क्या करना है, अब मैं कहता हूं कि x बराबर है e बाई के टी के, तो dx बराबर आ जाएगा डी ई ओवर के टी के। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 4 में देखो तो आपको बहुत सारी e बाई के टी डिनोमिनेटर में मिल रहा है, तो इसकी जगह तो x लगने वाला है, ऊपर e की वैल्यू लगेगी, d की वैल्यू लगेगी, तो वो मैं हाईलाइट कर देता हूं कैसे। तो आप देखो e की जगह हम के टी एक्स लगा सकते हैं, डी ई की जगह क्या लगा सकते हैं, के टी डी एक्स लगा सकते हैं, नीचे e बाई के टी था तो उसकी जगह x लगा दिया। बात समझ आ गई। अब मैं इसको इसी मेजेंडा कलर में थोड़ी देर आगे लेके चलूंगा ताकि चीजें मुझे थोड़ा सा सिमेट्री करने में आसान हो जाए। अच्छा, बाकी जो सारे फैक्टर थे इनको अरेंज करके हमने लिख देना है। तो आपके पास वॉल्यूम ओवर एच की पावर 3 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 कर दिया और 2 ओवर स्क्वायर रूट पाई कर दिया, यानी कि हमने इसे एक सर्टन एक शक्ल में ले आए हैं। तो आपने इन्हीं फैक्टर्स को आपने पाई से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, उस लिहाज से फिर आपने इसको एक तरतीब का नाम दे दिया। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने हो तो सबको इंटीग्रेशन कर देंगे, 0 से इनफाइनाइट जितने भी आ जाएंगे सारों का आप इंटीग्रल ले रहे हो। तो अब ये आपने जो इक्वेशन नंबर 5 बनी थी, एक सर्टेन एनर्जी रेंज के अंदर आपने पार्टिकल देखे थे, अब मुझे टोटल चाहिए। ये जो आपने देखे थे ये तो आपने इस मोमेंटम रेंज में देखे थे, उसी के कॉरेस्पॉन्ड जो एनर्जी रेंज आ गई थी ई प्लस ई डी डी ई, ये उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। मुझे टोटल चाहिए, तो टोटल मैं 0 से इनफाइनाइट लेके यही वैल्यू डाल देता हूं, तो आप कांस्टेंट बाहर उठा के ले जाओगे तो ये इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 6 में से ये एक फैक्टर मैंने निकाल लिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस सारे को मैंने F1 अल्फा का नाम दे दिया, ये इक्वेशन नंबर 7 बन गई। ये बड़े काम की, आगे चल के हम देखेंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आ चुके हैं, इसमें ये F1 आपके पास इंटीग्रेशन फंक्शन है जो इसके बराबर है। अब अगर कोई मुझसे कहे टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो मुझे पता है, तो अब अगर मैं कहूं नहीं उस कंसेप्ट से निकालो जो एनर्जी रेंज के अंदर था, तो एन ई डी ई एक सर्टेन एनर्जी रेंज के नंबर ऑफ पार्टिकल थे, उनको मैं ई से मल्टीप्लाई करके टोटल इंटीग्रेशन कर लूं तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। एक्स हम जानते हैं ई बाई के टी, तो ई लिखा जा सकता है के टी एक्स की, तो ये वैल्यू लग गई। अब एन ई डी ई की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 5 से ले लेनी है, ये इक्वेशन नंबर 5 आपको दिख भी रही है ऊपर से, ये वैल्यू सारी की सारी हमने उठा के यहाँ पे डाल दी। ये के टी मैंने रेड कलर में किया हुआ है, ये ऊपर वाला है, एक्स यहाँ पे पहले भी था, क्योंकि जब आप इक्वेशन नंबर 5 लाओगे तो उसके अंदर भी एक एक्स मौजूद है और जहां पे भी एक एक्स होगा तो एक्स और एक्स की पावर इकट्ठी हो जाएगी तो वो 3/2 हो जाएगी। बात समझ आ गई। अब आपके पास क्या है कि इनको फिर अरेंज करके लिख देना है। तो अब आपके पास ये जो फैक्टर होगा, इसमें मैंने काम किया है कि मैंने मल्टीप्लाई किया है 3/2 से। जब आप 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास 4/3 स्क्वायर रूट 3 के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, यानी 3/2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो वो डिवाइड वाला फैक्टर आपका अरेंज हो जाएगा F2 अल्फा के अंदर। तो ये अब आपके पास इक्वेशन नंबर 8 आ गई। तो टोटल एनर्जी आ गई, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए। मगर अब ये जो F1 अल्फा है, F2 अल्फा है, जरा इसको समझना है। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो किसी स्टेट में नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो इसका ना एन आई हमेशा या बराबर 0 के होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये जो आपका डिनोमिनेटर फैक्टर है ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई, तो इसमें आप ई की पावर अल्फा को 1 ओवर ए मान लो। ठीक है, तो अब यहां से वो मैंने वैल्यू लगा दी, ये इक्वल टू ग्रेटर देन 1 अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब आपके पास जो ग्राउंड स्टेट लोअर, या आप ग्राउंड ना भी दो, लोएस्ट एनर्जी स्टेट ले लो, वो 0 एनर्जी है। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है जो आपने लिखा है ई अल्फा 1 ओवर अल्फा, ये लाजमी आपके पास इक्वल टू ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब अल्फा 0 से बड़ा होगा, इसका ना म्यू नेगेटिव वाला है ना, तो लेस देन आपके पास 0 से कम होगा। देन आपके पास जो ए है वो 0 से आप 1 से आपके पास बड़ा होगा, 0 से लेस होगा।
तो अब इसका मतलब ये जो ट्रांसलेशन लेवल है ये इतने क्लोज होंगे कि हम फेस स्पेस में इंटीग्रेशन के साथ इसे सॉल्व करेंगे, ना कि समिंग समेशन के साथ करेंगे। तो a1 लेस देन 1 है तो f1 अल्फा और f2 अल्फा को हम एक्सपैंड कर सकते हैं सीरीज के कंसेप्ट से। f1 अल्फा ये अब आपके पास है, इसे उठा के मैं नीचे ले आया हूँ। f1 अल्फा के साथ ये जो नीचे वाला फैक्टर था e की पावर अल्फा प्लस x -1, इसे मैंने समझा दिया कि ये 1 e की पावर x बाई a लिखा जा सकता है। ये नीचे वाला सारा फैक्टर अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ये सारी चीज मैंने अरेंज करके लिख दी यहाँ पे e की पावर x बाई। अब ये सीरीज समझना आपको आसान हो जाएगा। फिर मैंने क्या अगला काम किया, a की पावर e माइनस x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इससे भी मेरे टूल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो नीचे वाला है ऐसे होल ऊपर उठा के ले आऊंगा तो इसकी पावर -1, इसकी पावर भी -1 इकट्ठा किया जा सकता है। जब ये अंदर जाएगा तो ये सारा फैक्टर खत्म हो जाएगा, ये सारा इसके साथ ज़रब खा जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। बात समझ आ गई? अब आप इस सीरीज को खोल सकते हैं, बाइनोमियल लगा दो तो अब आपके पास ये टूल इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब आपके पास इंटीग्रेशन है, ये सारी ब्रैकेट के अंदर बारी बारी ज़रब की जा सकती है, फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। तो x की पावर 1/2 a e की पावर -x पहले 1 से ज़रब खाएगा तो एज इट इज आ जाएगा। फिर x की पावर 1/2 a e की पावर -x अंदर जाएगा तो a e की पावर -x से ज़रब खाएगा तो a 2 दफा आ जाएगा, e की पावर -x, e की पावर -x, e की पावर -2x हो जाएगा। तो ये सेकंड फैक्टर आपका बन जाएगा कि x की पावर 1/2 तो वही रहेगा, a स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर -2x dx, यानी सो ऑन सो अब आगे चलाया जा सकता है। अब a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। अगले स्टेप में a को इंटीग्रल से बाहर निकाल के रख दिया है। इस इंटीग्रेशन का जवाब आपके पास आ जाएगा π/2 स्क्वायर रूट π/2 डिवाइडेड बाय 2। इसका जवाब इसी तरीके से साथ में आप मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट π/2 और डिवाइडिंग फैक्टर में आ जाएगा 1/2 की पावर 3/2, अप टू सो ऑन चलता जा सकता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इस मामले में यानी ये स्क्वायर रूट π/2 सबके साथ आना था, मैंने कॉमन ले लिया, ये बाहर वाले से कट जाएगा। आपके पास ये फैक्टर f1 अल्फा आ गया। ये एक तरह से सीरीज बनी हुई है, किसकी समेशन है, तो आप कहोगे कि r1 से लेकर अल्फा तक हम इसे मानेंगे a की पावर r और a की पावर और नीचे जो r की पावर 3/2 चल रही है। 1 रखेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो इस तरीके से सो ऑन सो ये चलता जाएगा। तो अब आपके पास इसी सोच से हम निकाल सकते हैं f2 अल्फा। यहाँ पे ऊपर तो वो a की पावर r ही आएगा, नीचे r की पावर 5/2 आता जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 आ गई हमारे पास, जो हमारे रिजल्ट में आने वाली है। तो ये एक्सप्रेशन है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल और टोटल एनर्जी के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल में f1 अल्फा आ रहा था, तो f1 अल्फा की वैल्यू मुझे पता है, वो मैंने लगा दी। मुझे दोनों तरह सीरीज को खोल के भी लगा दिया, तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ चुके हैं। अब इसका मतलब इसमें आपके पास a आपको मालूम करना पड़ेगा क्या है। फिर इक्वेशन नंबर 8 टोटल एनर्जी वाला था, f2 अल्फा जिसमें लगता था, तो वो f2 अल्फा की वैल्यू मुझे मालूम है, वो लगा दी मैंने, फिर सीरीज खोल के लगा दी। तो इक्वेशन 11 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए, ये टोटल नंबर ऑफ एनर्जी आ गई। अब अगर मैं 12 को 1 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी टोटल एनर्जी और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखता हूँ, तो आप 12 लेफ्ट साइड को डिवाइड करेंगी, राइट साइड को, तो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी आपके पास। v बाई एच क्यूब इसमें भी है, इसमें भी है, 2πm/kT 3/2 इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी फैक्टर ये आ गया। अब ये जो नीचे वाला फैक्टर था उठा के मैं ऊपर ले गया हूं, अगर आप इसमें से a कॉमन ले सकते हो, इसमें से भी a कॉमन ले सकते हो, तो जब आप a सारा कॉमन लोगे तो बाहर निकलने वाले a की पावर -1 होगा। तो ये रेड कलर में मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये तो 1 बन जाएंगे आपके। इनको सॉल्व करेंगे, अब ये जस्ट आपकी मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट आ जाएगा, यहाँ से n इस तरफ ले आएंगे तो 3/2 n/kT आ जाएगा, ये सारा फैक्टर आ गया। अब अगेन इसका मतलब इक्वेशन 13 टोटल एनर्जी आ रही है हमारे पास। अब इसमें a की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं इक्वेशन 7 या 11 से। 7 देखें तो आपके पास n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो f1 अल्फा की टर्म में लिखे हुए हैं, तो f1 अल्फा इधर ही रहने दो, बाकी चीजें उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। अब इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चल रहा है कि f1 अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n/v के, f1 अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है t की पावर 3/2 के। क्योंकि a वेरी वेरी लेस देन 1 था, तो आप कहोगे कि f1 अल्फा a के बराबर है। यानी कि अगर आप ये f1 अल्फा का जो फार्मूला देखो, तो आपके पास चूंकि लेस से 1 से इंतहाई लेस वैल्यू है, तो नीचे तो आपका वैसे ही 1 आ जाएगा, तो ये a की पावर 1 तो a ही बच जाएगा आपके पास।
तो F1 अल्फा A के बराबर है। इसका मतलब ये जो टूल निकला है सारे का सारा, आप इसे A कह सकते हो। तो इससे अब आपको सारी वैल्यू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स V, आपके वॉल्यूम h क्यूब है, कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, अब m k t तो 3/2। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं A की वैल्यू। तो A हम जानते हैं स्मॉल होगा, यानी क्लासिकल लिमिट में हाई टेम्परेचर ऑफ लो डेंसिटी पे, ठीक है। अब आप A की वैल्यू एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो कि सीरीज को इन्वर्ट कर दो कि जो F1 अल्फा की वैल्यू आई है उसको उल्टा के लिख दो, तो तब भी आपकी A की वैल्यू आ जाएगी F1 अल्फा -2 की पावर -3/2 F1 स्क्वायर अल्फा, फिर सो ऑन सो इस तरीके से आप चला सकते हैं इसमें। यानी अगर आपको F1 फंक्शन पता है, इंटीग्रल फंक्शन पता है, तो वहां से भी आप A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दो तरीके से अब आप A की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आप इक्वेशन नंबर 13 में डालेंगे तो टोटल एनर्जी आप हासिल कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपने इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।